सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ओनली यूट्यूब चैनल हाईफाई स्टडी पर आपका स्वागत है। और आज मैं यहाँ पे आपके सामने लेके आई हूँ हिंदी की 5 क्लास, जो कि आज हमारा न्यू चैप्टर है, न्यू टॉपिक है। और मैंने आपको जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट करा चुकी हूँ, सो आप उनको बिल्कुल रेडी रखना, क्योंकि मैं कभी भी पूछ सकती हूँ कुछ भी क्वेश्चन के थ्रू जो मैंने आपको पढ़ाया है। तो चलिए देखते हैं आज हमारी क्लास है जो क्या टॉपिक है उस पर। कहानी एवं लोक कथा श्रवण। कहानी एवं लोक कथा श्रवण क्या होता है, कहानी क्या होती है, लोक कथा क्या होती है, कैसे सुनते हैं इसको, तो ये पढ़ना है। वैसे बहुत ज़्यादा इजी है, सबको पता है कि स्टोरी क्या होती है, लोक कथा क्या होती है ना, बहुत इजी है ना। चलिए फिर देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। कहानी हिंदी साहित्य की सर्वाधिक रुचिकर विधा है। बिल्कुल, जो स्टोरी होती है वह अपने आप में क्या रखती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और सर्वाधिक रुचिकर भी होती है। जो भी इसको सुनता है रुचि लेता है। कोई होगा जो कि जिसको कहानी सुनने में, स्टोरी सुनने में रुचि नहीं है, बट सबको रुचि होती है 100%। कम से कम समय में साहित्य को मनोरंजन एवं दिशा देने की शक्ति इस विधा में है। क्या लेती है, बहुत कम समय लेती है, बहुत कम टाइम लेती है साहित्य को मनोरंजन बनाने में, और उसको दिशा देने की शक्ति में क्या होती है, ये बहुत ही बेनिफिट होती है स्टोरी, जो कहानी होती है। कहानी अभिव्यक्ति की सशक्त एवं सक्षम विद्या है। जो कहानी होती है, जो हम कहानी सुनते हैं या फिर कहानी कहते हैं, वह हमारी अभिव्यक्ति की, जो हमारे भाव होते हैं अंदर से, बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, डिफेक्ट होते हैं उससे, बहुत ही ज़्यादा सशक्त बनते हैं, स्ट्रोंग बनते हैं उससे ठीक है। फिर नेक्स्ट है, कहानी कथा के इतिहास में जुड़ी हुई है। जो कहानी कथा है वह इतिहास में जुड़ी हुई है। वैदिक काल से लौकिक संस्कृत साहित्य के विकास तक कथा की धारा बहती रही। कब से? वैदिक काल से और लौकिक संस्कृत साहित्य के विकास तक कथा की जो धारा है वह बहती रही। यानी कि देखो, तब से चली आ रही है वैदिक काल से, और अब तक भी इसकी जो डेवलप है, इसकी जो डायरेक्शन है, वह क्या कर रही है, अपने आप में लॉन्ग वर्क कर रही है, चली आ रही है, अब तक भी बढ़ती ही रही है। बृहद कथा, पंचतंत्र तथा हितोपदेश, ये स्वदेशी कथाएं हैं। कौन कौन सी कथाएं होती है? एक तो है हमारी बृहद कथा, एक है पंचतंत्र और हितोपदेश। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये नाम, इनको नोट करना है आपको, इनको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ये स्वदेशी कथाएं हैं। आधुनिक कहानी कथा एवं आख्यायिका से भिन्न है। जो आधुनिक कथा होती है वह आख्यायिका से भिन्न होती है, क्योंकि जैसे ही क्या होता है, जैसे ही टाइम बदलता है तो क्या हो जाती है, जो हमारी स्टोरी होती है उनका कहने का ढंग, सुनने का ढंग थोड़ा चेंज हो जाता है। थोड़ा बोलने का, कहने का, फिर उसको व्यक्त करने का होता है ना, कि या फिर जो चली आ रही है इतनी, उससे वैदिक काल से जो चली आ रही है, ऐसे तो नहीं होगा ना, थोड़ा हम उसमें अपने अपने अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, होता है ना। या फिर बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही बोलेंगे, नहीं, थोड़ा चेंज होगा उसमें। तो इन्होंने बताया कि भिन्न है। हिंदी कहानी का विकास पाश्चात्य प्रभाव से माना जाता है। जो हिंदी कहानी का विकास है वह कहाँ से माना जाता है, तो वह पाश्चात्य प्रभाव से माना जाता है। पूछ सकता है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि जो हिंदी कहानी का विकास है, जो हिंदी कहानी का डेवलप हुआ है, वह कहाँ से माना जाता है, किससे वह प्रभाव है, किस पर डिपेंड करता है, तो क्या है, पाश्चात्य। तो बहुत ज़्यादा डीपली जाओगे तो आप, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, पूछ लेता है यह 1-2 नंबर में। एडगर एलिन पो ने कहानी की परिभाषा देते हुए कहा है। किसने? एडगर एलिन पो ने कहानी की परिभाषा देते हुए कहा है, अपनी भाषा में भी इन्होंने बताया है कि कहानी क्या है। देखते हैं इनके विचार। कहानी इतनी छोटी होनी चाहिए कि एक आसन में पढ़ी जा सके, वह पाठ पर एक ही प्रभाव छोड़े। इनका कहना है कि एडगर एलिन पो का जो कहना है, इन्होंने कहा है कि कहानी इतनी छोटी होनी चाहिए कि वह आसन में पढ़ी जा सके। अगर कहानी ज़्यादा लॉन्ग होगी, बहुत ज़्यादा डीपली होगी, लॉन्ग होगी, तो उसमें कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेगा पढ़ते वक्त और उसको सुनाते वक्त। अगर वो छोटी है और उसमें बहुत ज़्यादा लय है, मनोरंजन टाइप की है वो, तो उसमें पढ़ने में क्या होगी, बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी मिलेगा और बहुत ज़्यादा रुचि भी लेंगे। तो इन्होंने बताया कि जो कहानी का लेवल रखना चाहिए, शॉर्ट रखना चाहिए, ना कि ज़्यादा लॉन्ग। वह पाठ पर एक ही प्रभाव छोड़े, और वो जो जिस लेसन, जिस टॉपिक पर हम उसको लेके चलेंगे,
क्योंकि जो स्टोरी होती है, हम स्टोरी ऐसे नहीं कि जो हमको नानी या फिर दादी सुनाती है वो नहीं स्टोरी होती है जो अम्मा सुनाती है, नोट। ये स्टोरी जो होती है हमारे टॉपिक से रिलेटेड होती है, जो हम पढ़ाते हैं उससे रिलेटेड होती है, उसके बेस से होती है। कि अगर हम आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं और वो थोड़ा हार्ड है तो उसके अकॉर्डिंग थ्रू हम आपको स्टोरी सुनाएंगे, तो उससे फिर क्या होगा, आपको वो टॉपिक बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। तो इन्होंने बताया कि जो कहानी होती है हमारी थोड़ी छोटी होनी चाहिए, और वह एक पार्ट पर एक ही प्रभाव छोड़े, न कि उसको ऑल डायरेक्शन में नहीं घुमाना चाहिए, सिर्फ ओनली उसका एक ही प्रभाव होना चाहिए जिस पे हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा है, अब किसके विचार है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास के। आख्यायिका एक निश्चित लक्ष्य या प्रभाव को ध्यान में रखकर लिखा गया नाटकीय आख्यान है। जो आख्यायिका नाटक है एक निश्चित लक्ष्य या प्रभाव में ध्यान में रखकर लिखा गया नाटकीय आख्यान है, यानी कि बिल्कुल छोटा ही लिखा गया, एक निश्चित लक्ष्य, एक निश्चित गोल पर उसको हमने क्या किया है, लिखा है, और फिर क्या किया है, उस पर आख्यान नाटकीय को प्रदर्शित किया है। इन्होंने बताया कि जो आख्यायिका एक निश्चित गोल पर ही सेट किया है, इन्होंने एक निश्चित गोल पर सेट किया उसको, न कि बहुत ही लॉन्ग टाइप में, सिर्फ ओनली एक निश्चित गोल पर। फिर देखते हैं H.C. वेल्स के अनुसार, अब किसके अकॉर्डिंग, H.C. वेल्स के अकॉर्डिंग कहानी छोटी रचना है। तो इन्होंने भी क्या कहा है कि जो कहानी होती है वह छोटी रचना है। बिल्कुल देखो, जो सभी अपने थॉट्स बता रहे हैं तो सबका जो कहना है, क्या कहना है कि जो स्टोरी होनी चाहिए शॉर्ट होनी चाहिए, न कि लॉन्ग। अगर आप स्टोरी को ज़्यादा लॉन्ग लेके चले गए तो बच्चा क्या हो जाएगा, ऊब जाएगा, बस बोलेगा कि रहने दो, मेरे को तो स्टोरी नहीं सुननी है, बस मेरे को पढ़ा दो, है ना। तो कहानी क्या होनी चाहिए, छोटी रचना होनी चाहिए। किसके हैं ये, H.C. वेल्स के अकॉर्डिंग। मैं पूछूंगी फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको ये सभी याद रखने हैं। मैं पूछूंगी कि जो कहानी छोटी रचना है वह किसने कहा है, किसके अनुसार है, तो आपका आंसर फिर होना चाहिए कमेंट में कि H.C. वेल्स के अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट देखते हैं मुंशी प्रेमचंद के अनुसार, अब किसके अकॉर्डिंग, मुंशी प्रेमचंद के। गल्प ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक भाग या एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य होता है। उसकी शैली, चरित्र और कथानक एक ही भाव को प्रकट करते हैं। इन्होंने बताया है कि गल्प एक रचना है, गल्प क्या है, एक रचना है जिसमें जीवन के किसी एक भाग या एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य होता है। जीवन के एक भाग, न कि ऑल डायरेक्शन नहीं, जीवन के लाइफ का एक भाग या एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य है। उसकी शैली, चरित्र और कथानक एक ही भाव को प्रकट करती है। जो उसकी किसकी, गल्प की जो शैली है, उसका चरित्र है, जो हम कथा भाव करते हैं, वह सिर्फ ओनली एक ही भाव को प्रकट करते हैं। किसको, एक ही भाव को। ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो पूछ लेता है कि गल्प कैसी रचना है जो कि कितनी भाषा शैली को या कथानक को कितने भाव में प्रकट करती है, तो कितने भाव में, एक ही भाव में प्रकट करती है। बिल्कुल क्लियर है यहाँ से। फिर देखते हैं नेक्स्ट। कहानी साहित्य की वह लघु कथा है जो कम से कम समय में तथा कम से कम शब्दों में किसी एक घटना अथवा अनुभूति का चित्रण करती है। संघर्ष ही कहानी का प्राण है। यहाँ पर बताया है कि कहानी साहित्य की वह लघु कथा है, छोटी, बिल्कुल शॉर्ट, जो कम से कम समय में तथा कम से कम शब्दों में किसी एक घटना अथवा अनुभूति का चित्रण करते हैं। जैसे हमने कोई टॉपिक लिया है, आर यू श्योर कि वह हमारे समझ में नहीं आ रहा है, हमको प्रॉब्लम फेस हो रही है उसमें, तो हम क्या करेंगे, फिर हम उसको सुधारने के लिए हम क्या ले लेते हैं, कोई कहानी सुनाएंगे उसके थ्रू, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा टॉपिक चला हुआ है। तो जो कहानी सुनाएंगे वो शॉर्ट होनी चाहिए, जो कहानी के बेस में हम आपको समझा सके कि यह जो टॉपिक है हमारा, ये आपको ये बात सिखाना चाहता है, तो वह हम आपको कहानी के थ्रू सिखा देंगे। अगर हम आपको बुक की लैंग्वेज से सिखाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं सीख पाओगे, और अगर हम आपको बुक की लैंग्वेज में और उस पर हम स्टोरी को बना दें तो फिर क्या होगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और आप उसको बहुत ही गहनता से उसको ग्रहण कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये बताया कि जो संघर्ष की कहानी का ही क्या है, प्राण है। संघर्ष ही कहानी का क्या होता है, प्राण होता है। फिर नेक्स्ट है कहानी के तत्व। पाश्चात्य समीक्षकों ने कहानी के जिन तत्वों को स्वीकार किया है उन्हीं के आधार पर हिंदी कहानी के इस प्रकार तत्व कहे गए हैं। अब कहानी के फैक्ट्स देखते हैं। फर्स्ट एक कथा वस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, भाषा शैली,
कथोपकथन एवं संवाद, वातावरण और उद्देश्य, यानी कि कथा वस्तु क्या है उसके अकॉर्डिंग, पात्र एवं चरित्र चित्रण, उसका चरित्र कैरेक्टर्स, उसका चित्रण कैसे करना है वो, भाषा शैली, उसकी भाषा शैली कैसी है वो, कथोपनक एवं संवाद, उसमें जो हम कथा कर रहे हैं उसमें कोई संवाद भी है वो, वातावरण भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, वातावरण और डेवलपमेंट रोल प्ले करते हैं वैसे अपने उसके अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट है उद्देश्य, ये भी इम्पोर्टेंट है, किसके उसमें आएंगे, कथानक में और कहानी में, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, कहानी शिक्षण का महत्व। गद्य शिक्षण में कहानी शिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। कहानी शिक्षण का क्या देख रहे हैं भी, कहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है कहानी शिक्षण, तो गद्य शिक्षण में कहानी शिक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बिल्कुल नोट कर लेना कि कहानी शिक्षण किस गद्य में महत्वपूर्ण होती है, तो कहानी जो शिक्षण होती है वह गद्य शिक्षण में महत्वपूर्ण होती है। गद्य पद दो होते हैं ये, है ना, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, वहाँ पे ऑप्शन में दे देगा कि गद्य पद या फिर गद्य पद, इनमें से दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, तो क्या होगा आंसर आपका, होगा गद्य। बिल्कुल यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, पूछेगा और बिल्कुल आपको कंफ्यूज करने के लिए। आर यू श्योर कि जब आप कंपटीशन की तैयारी करोगे तो श्योर है बिल्कुल क्वेश्चन को पूछेगा कि कहानी शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण गद्य कौन सा होता है, तो कौन सा होगा, गद्य शिक्षण। बालकों के आवश्यक चारित्रिक विकास में कहानी शिक्षण बहुत आवश्यक है। कहानी शिक्षण का महत्व इस प्रकार से है, बिल्कुल जो बालकों के विकास में या किसमें, चरित्र में, कैरेक्टर में कहानी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कहानी के थ्रू हम उसको सिखा सकते हैं कि आपको कैसे चलना है, आपको कैसे अपना डेवलप करना है, कैसे अपना चरित्र बनाना है, सबके थ्रू, सबके अकॉर्डिंग, कैसे आपको अपने आप को खुद को रेडी करना है। तो यह किसके थ्रू करते हैं, हम कहानी शिक्षण के थ्रू करते हैं, किसमें, स्टूडेंट्स में। फिर देखते हैं जीवन में सुधार लाना, जीवन में सुधार लाना देखते हैं। शैक्षणिक दृष्टि से कहानी का शिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। कहानी एक और साहित्य की विधा है तो दूसरी ओर साहित्य शिक्षण की एक विधि भी है। पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा ने उपखलन राजकुमारों को कहानी विधि के द्वारा ही प्रयोग कर दिशा प्रदान की थी, जिससे उनका जीवन सुधर सका। तो देखते हैं, यहाँ पर पूछ सकता है कि पंचतंत्र के रचयिता कौन है, तो पंचतंत्र के जो रचयिता है वह विष्णु शर्मा है। एक क्वेश्चन यहाँ से नोट हुआ कि पंचतंत्र के रचयिता कौन है, तो पंचतंत्र के रचयिता कौन है, विष्णु शर्मा। इतनी बात क्लियर है। तो देखते हैं, इन्होंने बताया कि शैक्षणिक दृष्टि से कहानी का शिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल कहानी जो लाइफ में होती है, हमारी स्टोरी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और कहानी एक साहित्य विधा की विधि है और दूसरी ओर साहित्य शिक्षण की भी एक विधि है। देखो यहाँ पे बताया गया है कि कहानी एक और साहित्य की विधा है और दूसरी ओर साहित्य शिक्षण की एक विधि भी है। इतनी बात क्लियर है। फिर बताया कि पंचतंत्र के रचयिता कौन है, विष्णु शर्मा ने उच्छलन ये बहुत ही हार्ड सा वर्ड है, छोड़ो कोई बात नहीं, राजकुमारों को कहानी विधि के द्वारा ही प्रयोग कर दिशा प्रदान की थी, जिससे उनका जीवन सुधर सका। उन्होंने अपने उसमें जीवन को सुधारने के लिए किसका इंपॉर्टेंट रोल अपने उसमें लाइफ में रखा, तो स्टोरी का, और स्टोरी के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि जिससे कि उनका लाइफ क्या हो गया, लाइफ, उन्होंने अपनी लाइफ को सुधार लिया, इसके थ्रू, कहानी के थ्रू। नेक्स्ट है फिर नैतिक विकास और राष्ट्र प्रेम की भावना। कहानी द्वारा बालक का यथेष्ट विकास हो सकता है। ईमानदार बालक की कहानी सुनकर वह नैतिक विकास की ओर मुड़ सकता है। तो भाई की ममता, भीम सिंह का त्याग, मुंडमाल छोटा जादूगर कहानियाँ सुनकर उसमें राष्ट्र प्रेम एवं स्वावलंबन की भावनाएं जागृत हो सकती है। देखो जो स्टोरी होती है, हम स्टोरी सुनाते हैं तो उससे क्या होता है, उससे हमारा नैतिक विकास और राष्ट्र प्रेम की भावना बिल्कुल बनती है। अगर हम उसको अपने राष्ट्र की क्या सुनाते हैं, कोई उसके अकॉर्डिंग उसको कोई स्टोरी सुनाते हैं तो उससे क्या लेने लगता है, वह बहुत ज़्यादा रुचि पैदा हो जाती है और अपने उसके कंट्री के थ्रू, अपने राष्ट्र के थ्रू क्या हो जाता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा विकास होता है। इसमें वह क्या करने लगता है, भावनाएं जागृत हो जाती है उसके अंदर कि हमारे जो राष्ट्र की बात चल रही है और ऐसे ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे ऐसे उसको डेवलप करना चाहिए। तो क्या होती है, वह कहानी सुनते सुनते उसमें क्या लेने लगता है, रुचि लेने लगता है और भावनाएं उसके अंदर क्या होती है, जागृत कर जाती है। जैसे कि हम किसी के भी थ्रू किसी की भी बात ले लेते हैं कि
कि वह उसने अपने उसमें राष्ट्र प्रेम में ऐसे उसने रोल प्ले किया था जैसे कि, तो उससे क्या होता है, उनकी बातों को सुनकर बच्चा क्या लेने लगता है, बहुत ही ज़्यादा रुचि लेने लगता है और उसको अपने देश के लिए, देश के प्रति क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रेम भावपूर्ण वो व्यक्त करता है अपने देश के अकॉर्डिंग। जैसे कि यहाँ पे बताया है कि ईमानदार बालक के बारे में अगर हम किसी को सुना रहे हैं तो फिर जो जिसको हम कहानी सुना रहे हैं ईमानदार बालक के बारे में, तो बच्चा क्या करेगा कि मेरे को भी ईमानदारी बनना है, देखो इसकी बात सुना रहे हैं तो अगर मैं भी ईमानदार बनूंगा तो कभी मेरी भी कोई बात कहेगा किसी के सामने। ऐसा होता है कि नहीं, बताओ आप खुद से, होता है। फिर यहाँ पे बताया गया है कि जैसे कि विकास की ओर मुड़ सकता है तो भाई की ममता, भीम सिंह का त्याग, इन्होंने किसी के बारे में बताया कि भीम सिंह का त्याग कैसा था, मुंड माल, छोटा जादूगर कहानी, इन कहानियों के बारे में बताए तो इन कहानी को सुनकर वह क्या करेगा, उसके अंदर नैतिक विकास डेवलप होगा और राष्ट्र प्रेम की भावना भी जागृत होगी। देखो कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कहानी और कथानक हमारे लाइफ में। फिर थर्ड पॉइंट है साहित्यिक रुचि पैदा करना। विविध कहानियां सुनकर बालक स्वयं भी कहानी साहित्य पढ़ने को उत्सुक होता है, इस तरह उसमें साहित्यिक रुचि उत्पन्न होती है। यहाँ पर बताया गया है कि विविध कहानियां सुनकर बालक स्वयं भी कहानी साहित्य पढ़ने को उत्सुक होता है। जब वह बहुत अच्छी तरीके से विविध कहानियां सुनता है, सुनकर फिर क्या करता है, वह स्वयं भी कहानी साहित्य पढ़ने को उत्सुक होगा। उसने कि हमने स्टूडेंट्स को कहानी सुनाई है ना, फिर जब हम उसको कहानी सुनाएंगे फिर वह जब कहानी सुनता है तो वह रुचि लेने लगता है, तो फिर वह सोचेगा कि अब मेरे को कहानी को पढ़ना है, अब मैं पढ़ूंगा, तो वह फिर पढ़ने में क्या हो जाएगा, उत्सुक हो जाएगा। यहाँ पर ये तो बताया गया है कि स्टोरी के अकॉर्डिंग हमें इसको क्या करना है, पढ़ाने की साइड ले जाना है। इस तरह उसमें साहित्यिक रुचि उत्पन्न होगी। इस तरह से उसमें हिंदी की जो साहित्य रचना या फिर साहित्य की वो होती है उसमें वह क्या करने लगेगा, रुचि करने लगेगा। किसके थ्रू, कथानक और स्टोरी के अकॉर्डिंग। सामाजिक जीवन से परिचित। सामाजिक कहानियों में समाज की व्यवस्था का वर्णन किया जाता है। कहानियों के माध्यम से वह तत्कालीन जीवन से परिचित भी होता है। अगर हम उसको सोसाइटी की कोई कहानी सुनाते हैं कि सोसाइटी में ऐसे नहीं ऐसे वर्क करना चाहिए, सोसाइटी की हर डायरेक्शन में अपनी डायरेक्शन को समझ कर चलना चाहिए, है ना, क्योंकि सोसाइटी मेन होती है अपनी लाइफ में, बिल्कुल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जो सोसाइटी होती है। तो अगर हम उसको सोसाइटी के बारे में बताएंगे, अच्छे गुण बताएंगे उसके, तो फिर वह क्या करेगा, अपनी सोसाइटी के बारे में समझेगा, जानेगा उसको और फिर उस पर अपनी लाइफ में बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। ऊबपन का अभाव। अन्य विषयों में जो ऊब का भय बना रहता है, कहानी श्रवण से वह वातावरण नहीं बना रहता। सभी बड़े चाव से कहानी सुनते हैं। इन्होंने बताया कि अगर हम पढ़ते वक्त क्या हो जाता है, ज़्यादा बोरिंग टाइप से हो जाते हैं कि अब तो बिल्कुल बस पक गई, हमको पका दिया है टीचर ने, है ना। कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि बस पढ़ाते रहते हैं, थोड़ा बीच में हमारा इंटरेस्ट भी नहीं हमको कि मनोरंजन टाइप में कुछ सुनाई दे। कुछ होते हैं ऐसे कि सिर्फ ओनली पढ़ाते रहते हैं। तो आपको ये ज्ञान दिया जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाना ही नहीं है, बीच में बच्चों को क्या करना है, मनोरंजन टाइप की भी कुछ बातें सुनानी है, बट किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, बट वह हमारी सिर्फ और सिर्फ ओनली पढ़ाई के ही अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो उससे क्या होगा, फिर वह ऊबना जो होता है, ऊबना मतलब वह फिर बिल्कुल भी परेशान नहीं होगा। वह क्या करेगा फिर, अगर हम उसको कहानी भी सुनाते रहेंगे बीच में, तो वह फिर ऊबना क्या कर देगा, बंद कर देगा, बोरिंग होना बंद कर देगा। इंग्लिश में समझ लो, बोरिंग सबको बताए, वह फिर बोरिंग होना बंद कर देगा। किसके थ्रू, कहानी के थ्रू। तो बीच में टीचर्स को यह करना चाहिए कि बीच में पढ़ाते समय क्या थोड़ी बहुत कहानी वानी भी सुनानी चाहिए, जिससे कि बच्चे का इंटरेस्ट जगे, है ना, जिससे कि वह बोरिंग टाइप न हो। फिर है राष्ट्र निर्माण। कुशल अध्यापक कहानी शिक्षण द्वारा बालकों का निर्माण राष्ट्र की आवश्यकता के अनुरूप कर सकता है। राष्ट्र निर्माण कि कुशल अध्यापक कहानी शिक्षण द्वारा बालकों का निर्माण राष्ट्र की आवश्यकता के अनुरूप कर सकता है। इन्होंने बताया कि जो कुशल अध्यापक होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, वे क्या करते हैं, कहानी के अकॉर्डिंग बच्चे में क्या भर देते हैं, राष्ट्र की बातें सब भर देते हैं कि हमको ऐसे करना चाहिए, अपनी कंट्री को ऐसे डेवलप करना चाहिए, ऐसे उस पर वर्क करना चाहिए, हमको ऐसे नहीं ऐसे चलना चाहिए। तो ये सब भावनाएं भी जब हम उसको कहानी के थ्रू बताएंगे तो वह उसमें क्या हो जाएगा, उसके ही अकॉर्डिंग फिर चलेगा। इतनी बात क्लियर है। फिर नेक्स्ट है संघर्ष वृत्ति उत्पन्न करना। कहानी शिक्षण द्वारा बच्चों में जीवन संघर्ष की भावना पैदा की जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर, छोटा जादूगर। कहानी में यह दिखलाया गया है कि वह लड़का जिसने कहीं से जादूगरी का करतब सीख लिया है, किसी के सामने दिन बनकर हाथ नहीं फैलाता और जीवन के संघर्षों को डटकर मुकाबला करता है। देखो, संघर्ष वृत्ति उत्पन्न करना, जब हम अगर कोई बंदा अच्छा वर्क करके चला गया है अपनी लाइफ में,
तो हम उसकी फिर बात बच्चों को जब बताते हैं, उसकी कहानी सुनाते हैं, तो बच्चा क्या करता है कि मुझे भी ऐसा ही बनना है। बिल्कुल होता है कि नहीं ऐसा? आप खुद से सोच के देखो, बिल्कुल ऐसा ही होता है कि मेरे को भी ऐसा ही बनना है, जिसकी बात हमारे टीचर हमको सुना रहे हैं। बिल्कुल। तो इन्होंने बताया कि छोटा जादूगर कहानी में बताइए, जो बच्चा होता है, बालक होता है, वह किसका काम सीख लेता है? जादूगरी का काम सीख लेता है। देखो, वर्क कोई भी हो, ऐसा ही नहीं होता कि सिर्फ हम ओनली एजुकेशन के थ्रू ही सब कुछ कर सकते हैं। नहीं, वर्क कोई भी हो, बट उसमें अपना पूर्ण सहयोग होना चाहिए, तो भी आप क्या कर सकते हो, अपनी लाइफ में अपने लाइफ को अच्छी गोल अच्छी सेट कर सकते हो। ये बात क्लियर है। बिल्कुल बताया कि जो छोटा जादूगर है, उस कहानी में बताया गया है कि एक लड़का है जिसने क्या सीख लिया, जादूगरी का वर्क सीख लिया है, कर्तव्य सीख लिया है। किसी के सामने वह हाथ नहीं फैलाता। कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ करते तो नहीं है, क्या करते हैं, मांगने के लिए निकल जाते हैं घर घर कि हमको भीख दे दो। ऐसा होता है कि नहीं? फिर इन्होंने बताया कि मांगने से अच्छा है कि अपने लाइफ में क्या करो, संघर्ष करो, लड़ो लाइफ से, लाइफ को जीतो और डट कर उसका मुकाबला करो। बिल्कुल यहाँ पे इस जो कहानी में सीख दी गई, आपको यही सीख दी जा रही है कि अपनी लाइफ को डट कर मुकाबला करो, क्योंकि लाइफ में देखो हर टाइम खुशी भी नहीं होती और हर टाइम गम भी नहीं होता, तो सभी मोड़ आते हैं और यही तो लाइफ है, यही तो होती है लाइफ। नेक्स्ट है फिर मनोरंजन। आप आपकी समझ में भी आ रहा है कि नहीं, बता देना मेरे को कमेंट करके। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर मनोरंजन। कहानी शिक्षण के माध्यम से बालकों का मनोरंजन भी किया जा सकता है, अतः इस दृष्टि से भी कहानी शिक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मनोरंजन करने के लिए मैंने आपको पहले बताया कि टीचर्स को क्या करना चाहिए, बीच बीच में पढ़ाते वक्त, जिससे कि बच्चा बोरिंग टाइप न हो सके, तो बीच बीच में उसको मनोरंजन भी करना चाहिए कहानी के थ्रू, है ना? तो बिल्कुल ये बात क्लियर है कि कहानी के थ्रू हम क्या करते हैं, मनोरंजन भी लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट होता है अपने आप में। फिर नेक्स्ट है मौलिकता विकसित करना। बालकों में मौलिकता के विकास के लिए मौखिक कहानी पाठ महत्वपूर्ण होता है। रचना पाठों को लेते समय मौखिक पाठ में छात्रों द्वारा जो उत्तर घटना प्रधान प्रश्नों के दिए गए हैं उन पर चर्चा की जाए और चर्चा में जो मुख्य बिंदु उभरे उनमें क्रमबद्धता का ध्यान रखते हुए श्यामपट्ट पर अंकित किया जाए। तदंतर छात्रों के दल बनाकर प्रत्येक मुख्य बिंदु पर कहानी रचना करने को कहा जाए। छात्र शोभाषा शैली में रचना करेंगे, अध्यापक उनका निरीक्षण करता रहेगा और लेखन संबंधी आवश्यक मार्ग देता रहेगा। देखो यहाँ पर, अब आप मेरी लैंग्वेज में समझो। यहाँ पर क्या बताया गया है कि मौलिकता विकास करना, मौलिकता को हम कैसे डेवलप करेंगे स्टूडेंट में, तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो किसके थ्रू करेंगे, बिल्कुल टॉपिक क्या चल रहा है हमारा, स्टोरी, कहानी के थ्रू करेंगे। तो रचना पाठों को लेते समय मौखिक पाठ में छात्रों द्वारा जो उत्तर घटना प्रदान प्रश्नों के दिए गए हैं। अब देखो, आपने बुक्स में पढ़ा है सब कुछ और पढ़ते भी आ रहे हो, बुक्स की लैंग्वेज कभी याद होती है क्या, मेरे को बताओ। बुक्स की लैंग्वेज कभी याद नहीं होती है, जब हम उसको अपने थ्रू अपने विचार के अकॉर्डिंग याद करते हैं ना, तो वह याद होती है। बाकी अगर आप बुक्स के थ्रू याद करोगे ना, तो बिल्कुल पक्का क्लियर है, सिर्फ ओनली 2 दिन तक ही आपके माइंड में सेट रहेगा, बाकी तीसरे दिन आप उसको भूल जाओगे कि मैंने क्या पढ़ा था, क्या मैंने कुछ पढ़ा था। ऐसा ही होता है। तो आपको क्या करना है, इसको अपनी स्टोरी के थ्रू बनाओ यार, कि कैसे पढ़ना है इसको, कैसे इसका मीनिंग बनाऊंगा मैं जिससे कि मेरे को याद रहे। तो उन पर चर्चा की जाए और चर्चा में जो मुख्य बिंदु उभरे होते हैं, जो हमको दिखता है कि यह इंपॉर्टेंट है, उसको क्या कर लो, क्रमबद्धता का ध्यान रखते हुए श्यामपट्ट पर अंकित किया जाए। तदंतर छात्रों के दल बनाकर प्रत्येक मुख्य बिंदु पर कहानी रचना करने को कहा जाए। क्या क्या बताएं यहाँ पर, टीचर को क्या करना चाहिए, श्यामपट्ट पर कोई भी स्टोरी ऐसी लिख दो और फिर उसको कहो कि स्टूडेंट्स को कहो फिर कि अब आप सभी बैठो अपने समूह बनाकर, और जो मैंने कहानी लिखी है, फिर जो भी मैंने टॉपिक दिया है, इस पर आप अपने मौलिकता विचारों को प्रकट करो। तो इससे क्या होगा, बच्चा खुद की एक्टिविटी करेगा, खुद का माइंड लगाएगा उस बातों में, सोचेगा कि कैसे कैसे होगा, कैसे करना है मेरे को। तो इससे भी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर अध्यापक क्या करता है, उनका निरीक्षण करता रहेगा और लेखन संबंधी आवश्यक मार्ग देता रहेगा। इससे क्या होगा, वह राइटिंग भी करेगा, जब अपनी सैम्पल से देखेगा और फिर अपने थ्रू उसको बनाएगा, लिखेगा। इससे एक हमारा क्वेश्चन डेवलप हो रहा है यहाँ पर, क्या, लेखन संबंधी क्वेश्चन डेवलप हो रहा है कि नहीं। फिर नेक्स्ट है उदाहरण, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, बालकों को अधूरी कहानी देकर उसे पूरी करवाई जाए तो बालक अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से इस कहानी को पूरी करेगा, इसमें वह अपनी मौलिकता प्रकट करेगा। बच्चों को क्या दी जाए, अधूरी कहानी, कि हम कहानी उसको लिखवा रहे हैं, उसको छोड़ दो उसको। फिर क्या बोलो, आप उसको बोलो कि आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिखो, तो फिर बालक क्या करेगा, उस अधूरी कहानी को जो टीचर्स ने वह अधूरी कहानी लिखवाते वक्त छुड़वा दी है, तो बच्चा उसमें अपनी माइंड्स लगाएगा, अपने थॉट्स लगाएगा, अपनी कल्पना को जागृत करेगा, अपनी अभिव्यक्ति को जागृत करेगा, और उससे क्या, फिर वह अपने थ्रू उस कहानी को पूरी करने की कोशिश करेगा और इसमें वह अपनी मौलिकता प्रकट करेगा। इसमें देखा जाएगा कि बच्चे में कितना माइंड है या फिर माइंड को डेवलप भी हुआ है कि नहीं।
स्टूडेंट्स में। तो यह सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अपने आप में। फिर नेक्स्ट है अन्य जानकारियाँ देना। कहानी शिक्षण के माध्यम से भौगोलिक ज्ञान छात्रों को प्रदान किया जा सकता है। इसके साथ ही अन्य जानकारी भी इस शिक्षण के माध्यम से दी जा सकती है। इन्होंने बताया कि अन्य जानकारी देना, भौगोलिक ज्ञान देना। भौगोलिक ज्ञान में वैसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। भौगोलिक ज्ञान में क्या होता है, क्योंकि सारे थॉट्स होते हैं कि पृथ्वी कैसे हम चलते हैं, कैसे सूरज निकलता है, कहाँ से निकलता है, किस डायरेक्शन से निकलता है। तो ये सभी जो बातें होती है, ये सभी बातें बच्चे को कहानी के थ्रू बतानी चाहिए। भौगोलिक ज्ञान भी देना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ ही अन्य जानकारी भी इस शिक्षण के माध्यम से दी जा सकती है। और भी बहुत जो जानकारी है वह इसके अकॉर्डिंग दी जा सकती है। किसके अकॉर्डिंग? स्टोरी के अकॉर्डिंग। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो, मैं डेली बोलती हूँ आपको ये बात, तो आप मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा। सो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में फिर क्या कर दूँगी, प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँगी। आप मेरे को बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा है, समझ में भी आया कि नहीं। कमेंट में बताना कि अच्छा लगा है कि नहीं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी मैंने ये पढ़ा है आपको बिल्कुल याद रखना है। मैंने इसमें 2-3 इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस भी बताए हैं। चलो मैं पूछती हूँ, आप मेरे को कमेंट में बताना कि आपकी याद भी है कि नहीं। मैंने इसमें आया था एक क्वेश्चन कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं आपने कितनी डीपली से मेरी बातों को पढ़ा है, सुना है, देखा है। तो मैं जान जाऊँगी कि हाँ आप सही ध्यान से पढ़ रहे हो, आप सही डायरेक्शन पे जा रहे हो। तो एक क्वेश्चन आया था इसमें कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। आपको कमेंट में बताना है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। तो आपके लिए ये वर्क हुआ, और मैं डेली आपको वर्क दूंगी। तो आज के लिए आपका ये वर्क है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। इसी में ही और मैंने वो आपको पढ़ाया है। तो आपको कमेंट में उसका आंसर मेरे को देना है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय।